Hello students, we are back with another video on a topic why do we fall ill. Today we are going to discuss the important questions from the topic why do we fall ill. By this we can revise the chapter. So the first question is list 3 disadvantages of infectious disease. इन्फेक्शन से जो डिजीजेज होती हैं उनकी 3 डिसएडवांटेजेस हमें बतानी है. ठीक है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज once someone has disease his body function are damaged and may never recover completely. तो कभी भी किसी को अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज होती है तो वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता या फिर उसकी बॉडी फंक्शन करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है. सेकेंड इज द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम. तो वो कोई भी डिजीज़ होती है तो उसकी ट्रीटमेंट में क्या लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है. इट मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इज लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम इवन इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन. तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम देते हैं तब भी क्या होता है, पेशेंट को बेड रिडन यानी कि बेड रेस्ट पे ही रहना पड़ता है काफ़ी लंबे समय के लिए. द थर्ड वन इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज अ सोर्स फॉर फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पर्सन. तो जिस इंसान को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है, दैट मीन्स किसी और से इन्फेक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो और भी लोगों को वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है. तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज हो गया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम एनी 2 नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड देयर कॉज. तो हमें 2 ऐसी डिजीज़ के नाम बोलने हैं जो नॉन इन्फेक्शियस हैं और उनके कॉज भी बताने हैं. ठीक है, so disease that are not caused by infectious agents are called non-infectious disease. तो non-infectious disease किसे बोलते हैं, जो किसी एजेंट से फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं होती, उनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोला जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर. तो ये किसी और वजह से भी हो सकता है, जैसे कि जो कैंसर है हो सकता है कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो गया हो, या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर है वो एक्सेसिव वेट की वजह से हो गया हो या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो गया हो. तो इसका मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. What do you mean by disease symptoms? Explain by giving 2 example. डिजीज सिम्टम्स से आप क्या समझते हैं? तो सिम्टम्स क्या होते हैं, किसी भी डिजीज़ के एविडेंस या फिर फिजिकल इंडिकेशंस, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं. सिम्टम्स आर द एविडेंस और फिजिकल इंडिकेशंस दैट पॉइंट द प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज़. जिसकी वजह से पता चलता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है, वो होते हैं सिम्टम्स. दे आर विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ईदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस इन आवर बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट. तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, हमारी फंक्शनल करने में कोई प्रॉब्लम आने लगती है, बॉडी की स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है. इन सिम्टम के बेसिस पे ही डॉक्टर क्या करता है, हमें एक डिजीज़ का बताता है कि आपको ये डिजीज़ हो चुकी है, सिम्टम के बेसिस पर ही. जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, सिम्टम फॉर मलेरिया एंड टाइफाइड आर सेम. टाइफाइड और मलेरिया के सिम्टम सेम होते हैं क्योंकि उसमें बुखार आता है, वीकनेस होती है, हेडेक होता है. बट साइन फॉर द डिजीज़ आर डिफरेंट. पर साइन अलग अलग होते हैं क्योंकि मलेरिया जो फीवर करता है वो ठंड के लिए आता है, ठंड लगती है पहले फिर फीवर आता है. लेकिन टाइफाइड में क्या होता है, स्टमक पेन होता है, रैशेज होते हैं, तब फीवर आता है. तो किसी भी डिजीज़ के जो साइंस या सिम्टम्स होते हैं उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ हो चुकी है हमारे पेशेंट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ वर्म विच इज़ फाउंड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. हमें वो वर्म का नाम बताना है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है. सो उसका नाम है एस्केरीज. एस्केरीज वर्म जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉलेरा. कॉलेरा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम हमें देना है. सो द नेम इज वाइबेरियो कॉलेरा. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम विच द डिजीज कॉलेरा इज कॉज्ड. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. हमें ऐसे 2 डिजीज़ के नाम बताने हैं जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से हो जाती है. ठीक है, सो द आंसर इज जॉन्डिस एंड टाइफाइड आर कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. अगर हम अशुद्ध जल या अशुद्ध खाने का सेवन कर लेते हैं तो हमें जॉन्डिस और टाइफाइड, वैसे तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हो जाती हैं बट हमें यहाँ पे 2 ही डिजीज़ का नाम मेंशन करना है. तो सो इट इज़ जॉन्डिस एंड टाइफाइड. Okay, the next question. A person suffering from HIV/AIDS cannot fight even minor infections. Why? तो किसी पर्सन को अगर
HIV एड्स हो जाता है, तो वो छोटी से छोटी बीमारी जो होती है ना, उससे भी फाइट नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि वो क्या करता है, जो वायरस जो होता है वो बॉडी की इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है सीधे, जिसकी वजह से जो इम्यूनाइजेशन पावर होती है किसी भी इंडिविजुअल की वो घटती चली जाती है। ठीक है। So a person is not able to fight even the small infections due to weakened immune system, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम की इतनी पावर ही नहीं होती कि वो छोटी से छोटी बीमारी से भी लड़ सके। इसलिए एड्स का जो पेशेंट होता है उसकी मौत का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं होता, छोटी से छोटी डिजीज़ में भी वो मर सकता है, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम जो होती है वो बिल्कुल वीक कर देता है एड्स का वायरस। मूविंग फॉरवर्ड, लिस्ट एनी 3 ways ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ एयर ब्रोन डिजीजेस। हमें 3 ऐसे मेथड्स बताने हैं जिनकी वजह से हम क्या है, एयर से जो डिजीजेस होती हैं उनको फैलने से रोक सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट शेयरिंग आर्टिकल यूज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। उसके आर्टिकल जैसे उसके खाए हुए यूटेंसिल्स या फिर उसके जो पहने हुए कपड़े हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आना है हमें, उसके किसी भी आर्टिकल के कांटेक्ट में हमें नहीं आना है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ मास्क, ग्लव एंड हैंडकरचिप। तो हमें मास्क और ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें उस पेशेंट से बात करनी है तो हमें अपने फेस पर मास्क लगाना चाहिए जिससे कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो दीज आर द 3 ways फ्रॉम विच वी कैन प्रिवेंट द एयर ब्रोन डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बॉडी रिएक्ट्स आफ्टर द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसके लिए, और वो जो माइक्रोब होता है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करता है, हमें वो मेंशन करना है इसके आंसर में। सो कभी भी जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो पहले क्या करता है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन होना हमें स्टार्ट हो जाता है। वो मल्टीप्लाई होने लगता है, धीरे धीरे उसकी संख्याएं बढ़नी लगती हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन क्या करता है, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है और हमें उसके कुछ साइन या सिम्टम्स दिखने लगते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हेडेक होने लगता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो मतलब जब वो सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है तो हमें साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फिर इस माइक्रोब के एंटर करने के बाद हमारी बॉडी का क्या रिएक्शन होता है, दैट आवर इम्यून सिस्टम कम्स इनटू एक्शन इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम एक्शन में आता है। वो क्या करता है, इट रिक्रूट्स मेनी सेल्स टू अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस स्वेलिंग, पेन एंड फीवर अकर। तो क्या होता है कि हमारा जब इम्यून सिस्टम वर्क करता है उस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट, तो हमें फीवर, स्वेलिंग या पेन फील होने लगता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट वर्क कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. Sharma becomes exposed to a disease causing microbe but does not develop any noticeable disease. Explain. तो मिस्टर शर्मा किसी डिजीज़ के कांटेक्ट में आ गए हैं लेकिन फिर भी कोई डिजीज़ के सिम्टम्स या साइंस उनके अंदर नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों, हमें वो एक्सप्लेन करना है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके अंदर कोई भी विजिबल सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते हैं उस डिज़ीज़ के, उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के, और होने से पहले ही वो डिज़ीज़ को उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फिनिश कर देता है। So, many persons have strong immune system or have acquired immunity against the pathogen. Thus, the immune cells will kill the infections microbe before it can cause major harm to our body. तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, वो जैसे ही माइक्रोब एंटर करता है बॉडी में, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम सेल्स जो होते हैं वो उससे फाइट कर लेते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंच पाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें कोई बीमारी हुई भी थी या फिर हम उस बीमारी से बहुत जल्दी
कम आउट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट डिस्पाइट एक्सपोजर टू इन्फेक्टिव माइक्रोब द पर्सन विल नॉट मैनिफेस्ट द डिजीज़. तो इस वजह से उसको बिल्कुल भी डिजीज़ का पता नहीं चलता है, क्योंकि ईदर उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ईदर वो डिजीज़ उसे पहले भी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रिपेयर्ड थी. जैसे ही वो माइक्रोब एंटर हुआ बॉडी में और हमारी बॉडी को पता चल गया, इसलिए. So the last question for today is why we normally advise to take bland and nourishing food when we are sick. जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें ये क्यों एडवाइस किया जाता है कि हमें थोड़ा हल्का खाना खाना चाहिए, है ना. So the normal function of the body get disturbed and immune system is weakened. तो नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के वो क्या हो जाते हैं उस समय पर्टिकुलर टाइम पे जब हम बीमार पड़ जाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी वीक होता है उस समय, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजीज़ से फाइट कर रहा होता है. इसलिए हमें हमेशा एक नरिशिंग फूड खाना चाहिए उस समय, जिससे हमारी बॉडी की क्या हो जो नीड्स है वो भी कंप्लीट हो जाए और उसको पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में थोड़ा कम हमारी बॉडी को फंक्शन करना पड़े. इसलिए हमें सजेस्ट किया जाता है ऐसी चीज़ खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो और सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो उसमें, क्योंकि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उस समय वो क्या हो जाती है, थोड़े दिन के लिए स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा होता है, उस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है. So that's all for today. If you want that I should make a part 2 of this video, that the important questions, please mention in the comment box below. Thank you.